यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने जो स्वामित्व योजना शुरू की और उसमें कुछ प्रॉपर्टी कार्ड बांटे, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या उनको एड्रेस किया गया है। चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव के रहने वाले के होने के नाते मुझे वहाँ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मालूम हैं कि गांव में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं शहर में भी रहा हूं, मुझे शहर की भी प्रॉब्लम्स मालूम है। और चूँकि केस लड़ते लड़ते इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं अपने सामने आती हैं, तो उन समस्याओं से मैं बखूब वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं, ताकि सरकार का ये जो कदम है, जिस कदम को उठाकर उन्होंने, मुझे लगता है कि विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है, विश्व की समस्या देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर सबसे बड़ी यही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा था कि पूरे संसार में 60% से लेकर 80% गांव की प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है। पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है भारत में है, वो पूरे विश्व के देशों में जहाँ कहीं भी विलेज एरिया है, जहाँ कहीं भी रूरल एरिया है, उन रूरल एरिया में रूरल एरिया की प्रॉपर्टी को लेकर, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको लेकर बहुत समस्याएं हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है गांव का, उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। हर एक गांव में जो एग्रीकल्चर लैंड रहती है और एग्रीकल्चर लैंड के अतिरिक्त गंवानी क्षेत्र रहता है। गंवानी क्षेत्र या घरौनी क्षेत्र जिसको कहते हैं, घरौनी या गंवानी क्षेत्र एक पर्टिकुलर एरिया मेंशन्ड होता है। जब हम चकबंदी करवाते हैं, जब लैंड रिकॉर्ड तैयार होते हैं, तो उन लैंड रिकॉर्ड्स में वो जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, घरौनी क्षेत्र है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो लैंड बचती है उस पर एग्रीकल्चरल मापदंड सारे शुरू होते हैं। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का जो ओनर है, वो ओनर सरकार होती है। किसी भी पूरे देश में, किसी भी प्रांत में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की ओनर सरकार होती है। हम लोग उस पर काश्तकार रहते हैं और काश्तकार को राइट होते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। जो उसके पास राइट है, वो राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है। वो राइट को किस प्रकार से डिस्पर्स करता है। कुछ राइट, जितने राइट दिए गए हैं, जैसे हमको केवल जोतने बोने का राइट दिया गया है, हमको उस पर उसको ट्रांसफ़र करने का राइट दिया गया है, हमको उस पर केवल फसल उगाने का राइट दिया, जिस प्रकार से भी राइट। तो प्रॉपर्टी विद अ ट्रांसफरेबल राइट, प्रॉपर्टी विद अ नॉन ट्रांसफरेबल राइट और ग्रोव लैंड जिसको हम बागवानी क्षेत्र कहते हैं, ऐसे क्षेत्र में हम गाँव के एरिया को बांटते हैं। जिस क्षेत्र में रेजिडेंशियल एरिया रहता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, या ग्राम पंचायत के अतिरिक्त उसको न्याय पंचायत के क्षेत्र में भी लेकर आते हैं। और तो वो जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायत, या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से वो लिखा जाता है, लेकिन 3 टियर सिस्टम है जिस ग्राम पंचायत। अब ये पंचायती राज जो विभाग रहता है या मंत्रालय रहता है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इन पंचायती राज एरियो में डेमोक्रेसी को डेवलप करे, इन एरियो में डेवलपमेंट की चिंता करे, इन एरियो में बाकी की चिंता करे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लगभग 80% या 80 से 85% रूरल एरिया में बास करता है। और इस 85% पॉपुलेशन को शहर जाना पड़ता है, क्योंकि रूरल एरिया में उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर वो स्किल डेवलप भी कर आया है तो फिर उसके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, उसके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसके पास सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, उसके पास और व्यवस्थाएं नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो उसको आवश्यक पड़ती हैं, उसकी व्यवस्था न होने की वजह से वो वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, अपना काम, अपनी कॉमर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाता था। अभी भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था पूरे देश में कर दी है, सैनिटाइजेशन की, सैनिटरी की व्यवस्था पूरे देश में कर दी, यानी कि जो आउटलेट है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है, नल के पानी की व्यवस्था पूरे देश में कर रहे हैं, फाइबर केबल पूरे देश में जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या होती थी, वो समस्या होती थी कि रेजिडेंशियल एरिया की ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो वंशानुगत प्रॉपर्टी है। लाखों वर्षों से हिंदू समाज इन प्रॉपर्टियों पर रह रहा है, और लाखों वर्षों से जो समाज इस पर रह रहा है वो उनके बच्चे, जैसे मेरा घर है जिस पर मेरा परिवार रहता है, उस घर पर मेरे दादा, बाबा, बाबा के बाबा, कौन किस पीढ़ी से उस पर रहना शुरू हुआ होगा, वो अपने को आज तक नहीं मालूम। तो वो क्या होता है कि पीढ़ियाँ बढ़ती चली जाती हैं, तो बगल की जो अपनी ज़मीनें हैं वो ऑक्यूपाई करते जाते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। और गांव में चूंकि
प्रॉपर्टियां बड़ी बड़ी होती हैं तो मालूम पड़ा कि वो 1000 गज का एक घेर बना लिया और उसमें 2 कमरे बना लिए और उसको बाकी को खाली छोड़ दिया, उसमें भैंसें बांधी, उसमें गाय बांधी, उसमें जानवर बांधे, उसमें चारपाई डालकर बैठते हैं, उसमें अनाज रखा जाता है, उसमें गोडाउन बना ली, ये सब चलता रहता है। अब इस एरिया में किसी ने बाउंड्री बनवा पाई, किसी ने नहीं बनवा पाई, तो ये बहुत सारे डिस्प्यूट्स भारतवर्ष के गाँव में रहते हैं। अब उनमें जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट रहता है कि हमारे घर हमने बना लिया, वो नाली खेत में गिर रही है किसी के, तो उसने भी कहा कोई बात नहीं, अपना भाई है। अब वो चलते चलते मालूम पड़ा 100 साल हो गए, अब 100 साल बाद उसने घर बनाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा भैया आपकी नाली अपनी सही कर लो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, ये है वो है, तो उनके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले, हम सबको याद होगा कि दिल्ली की जो कच्ची कॉलोनियाँ थी, कच्ची कॉलोनी हम कहते हैं या अनऑथराइज कॉलोनी कहते हैं, जो अपने खेतों में घर बना लेते हैं। जब खेतों में आप घर बना लेते हैं तो चूंकि वो ऑथराइज नहीं होता, वो रेजिडेंशियल एरिया घोषित नहीं होता, वो एग्रीकल्चर एरिया होता है, एग्रीकल्चर एरिया का ओनर जो है वो सरकार होती है, इसलिए उस जगह पर जब आप अपना घर बनाते हैं तो वो अनऑथराइज कॉलोनी कहलाती है। इसलिए दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पहले रेगुलराइज किया, क्योंकि दिल्ली तो अब पूरा 100% लगभग अर्बन हो चुका है, उसका रूरल एरिया घोषित भी है, एग्रीकल्चर एरिया घोषित भी, उसमें भी मकान बने हुए हैं, तो प्रैक्टिकली सोचकर सरकार ने उनको सबसे पहले ऑथराइज किया। दूसरी बात जो हुई, अभी उन्होंने जब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में ये रेजिडेंशियल एरिया को, अब रेजिडेंशियल एरिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जितना रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर रखा है सरकार ने चकबंदी के टाइम पर, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड के टाइम पर, उस एरिया के अलावा भी लोगों ने, परिवार बढ़े तो उन्होंने घर खेतों में बना लिए, उनके बाग पड़े थे उसमें बना लिए, वो एरिया आज भी इस रेजिडेंशियल एरिया में घोषित न होने की वजह से उनके प्रॉपर्टी कार्ड नहीं बन सकते। अब उनके प्रॉपर्टी कार्ड नहीं बन सकते तो वो प्रॉपर्टी आज भी अनऑथराइज रहेगी। इसलिए भारत सरकार को इस पर अभी ध्यान देना पड़ेगा कि जो रेजिडेंशियल एरिया घोषित है उसके अलावा जो एक्सटेंडेड लैंड है जिसमें घर बने हुए हैं उनको कैसे वो रेगुलराइज करेंगे। जैसे दिल्ली को रेगुलराइज किया गया, क्या इनको भी रेगुलराइज किया जा सकता है? वो राज्य सरकारों का काम है, चूंकि पंचायती राज में राज्य सरकारों के पास ज्यादा अधिकार होता है, इसलिए राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को बात करनी पड़ेगी, नहीं तो सभी राज्यों से मिलकर या फिर केंद्र को, जैसे एग्रीकल्चर बिल पास किया है वैसे ही केंद्र को कोई ऐसा बिल पास करना पड़ेगा जिससे कि यह काम शुरू किया जा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या वहां आने वाली है वो ये है कि परिवार रोजी रोटी की तलाश में शहर में जा चुका है। अब वो 5 भाई थे, 5 भाई में से एक गांव में रह गया, भाई आप खेतीबाड़ी करो, क्योंकि वो सबसे कम पढ़े लिखे थे। बाकी 4 जो हैं वो शहरों में चले गए थे और शहरों में वो मजदूरी करने लगे, वहाँ वो काम करने लगे, उन्होंने वहाँ अपना रोजी रोजगार, ठेला रेड़ा रेड़ी या कोई छोटी सी दुकान या कहीं नौकरी करने लगे, किराए पर रहने लगे, वो वहाँ पर रहने लगे। अब जब आपने ड्रोन से पूरे एरिया में जो सर्वे करवाया, उस सर्वे में वो चूनांकन करवाया, उसमें रेखांकन करवाया, जो जहां पर जिसके कब्जे में लैंड थी उसको आप प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, जो जिसके कब्जे में आज की तारीख में लैंड है आप उसको प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हैं। समस्या इसमें सबसे बड़ी आएगी कि उसके जो 3 भाई बाहर रह रहे हैं वो भी उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और वो एक संयुक्त परिवार है। हमारे यहाँ हम सब जानते हैं कि हमारे गांव में संयुक्त परिवार रहते हैं। एक घर होता है और उसमें 20 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 1 कमरा है, उसी में पूरा परिवार रहता है। अब वो परिवार विखंडित होकर शहर में रोजगार की तलाश में चला गया है। वो अपने गांव की जड़ों को अगर पाना चाहता है तो कैसे उसका नाम चढ़ाया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या है। मुझे नहीं मालूम है कि ये करते समय उसको एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया। चूंकि लैंड के कागज नहीं है, इसलिए उस पार्टिकुलर लैंड पर जिस पर कब्जा है, जिस पर हमारे बाप दादों की ज़मीन है, उस पर कितने भाई और अभी हिस्सेदार हैं और उनका पार्टिकुलर हिस्सा कौन से एरिया में बनता है, ये एक मूल प्रॉब्लम है जिसको मुझे लगता है कि एड्रेस करने की ज़रूरत अभी पड़ेगी। अगर वो एड्रेस ना किया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी कि जो लोग शहरों में रहने लगे हैं या जो रोजी रोजगार के लिए गांव से चले गए हैं और उनकी एब्सेंस में आपने वहां पर सर्वे करवा दिया और लैंड चढ़वा दी एक भाई के नाम, बाकी 4 भाई जिस दिन गांव में लौट कर आएंगे उस दिन उस लैंड पर चूंकि नाम चढ़ा हुआ है किसी और का, प्रॉपर्टी कार्ड किसी और के नाम पड़ा हुआ है, तो अब डिस्प्यूटों का एक बड़ा पिटारा खुल सकता है।
हालांकि ये एक ऐसा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि ये डिस्प्यूट जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। इन डिस्प्यूटों को कभी ना कभी किसी न किसी सरकार को तो एड्रेस करना ही था। ये समस्याओं को फेस करने की बात है, क्योंकि इससे अभी बहुत बड़ा लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या रेजिडेंशियल एरिया डिस्प्यूट खुलने वाला है, जो कोर्टों में बहुत बड़े स्तर पर जा सकता है। ये प्रॉपर्टी कार्ड को चैलेंज किया जा सकता है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन कोई ना कोई तो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा और कभी ना कभी तो ये होना ही था। तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को साधुवाद कहा जाना चाहिए कि भाई उन्होंने इस जो बर्रों के छत्ता है या जो मधुमक्खियों का छाता है उसमें उन्होंने हाथ डाल दिया। लेकिन उन मधुमक्खियों के छाते में कौन सा वाला घर किसका है इसको चिन्हित करना, ये बहुत बड़ा काम है। इस पर बहुत सावधानी से हर एक व्यक्ति को, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता है, उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके गांव में, उसके गांव की जो प्रॉपर्टी है, उसके गांव में जो उसका घर है, उसके गांव में जो उसका घरौंदा बना हुआ है, जहां उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहां उसका परिवार जुड़ा हुआ है, जहां से वो संस्कार लेता है, जहां से वो अपने वंश को जोड़ता है, उन स्थानों पर उसका नाम दर्ज हो, प्रॉपर्टी कार्ड में उस प्रॉपर्टी पर उसका नाम लिखा जाए। होता क्या है कि बहुत सारी समस्याएं इसमें आ सकती हैं कि जमीन पड़ी हुई है, 4 भाई गांव के बाहर रहने लगे, एक भाई गांव में रहता है, उसके बच्चों को जरूरत पड़ी तो उन्होंने, जमीन पड़ी थी उसमें 2 कमरे बना लिए, फिर उसको और जरूरत पड़ी तो उन्होंने 2 और कमरे बना लिए। अब वो जो 4 भाई लौट कर आए तो उनने कहा कि भाई ये चार कमरे आपने बना लिए, तो बोले हमको जरूरत थी, हमने बना लिए, बाकी पड़ा है तुम बना लो, यही कहा जा सकता है। लेकिन भैया वो 4 कमरे जो बन गए, उन 4 कमरों के अलावा जमीन अगर नहीं बची और भाई ने 4 कमरे बना लिए, अब जमीन बची वहां 1 कमरे की और भी 3 भाई बाकी हैं, तो और आप जब ड्रोन से सर्वे करेंगे तो वो 4 कमरे उसके नाम दर्ज करवा देंगे और बाकी 1 कमरे की जगह बड़ी है उस पर 3 भाइयों के, 4 भाइयों के जो बाहर हैं उनके नाम लिखवा देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं सामने आने वाली हैं। इनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है, मैं इस पर नहीं सोच पाया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको करते समय, जिस समय ड्रोन चल रहे हों, जिस समय प्रॉपर्टी का रेखांकन हो रहा हो, जिस समय प्रॉपर्टी लिखी जा रही हो, जिस समय प्रॉपर्टी पर नाम दर्ज किया जा रहा हो, उस समय प्रॉपर्टी कार्ड को बांटने से पहले इस पर जरूर लेखपाल को विचार करना चाहिए कि परिवार में कितने लोग हैं और उसमें कितने लोगों का हिस्सा बनता है, कितने लोग इस पर सरवाइव करते हैं, उनको इस प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए, कितना एरिया उनका, वर्ग एरिया उनके कब्जे में आना चाहिए, वो सब कुछ अगर मेंशन किया जाएगा तो मुझे लगता है भविष्य के सारे डिस्प्यूट जो गांव में होते हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। वो प्रॉपर्टी को वो एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है, गांव के बाहर रहने वाला व्यक्ति भी एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है और गांव में रहने वाला व्यक्ति भी उस प्रॉपर्टी को एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जिस समय ये डिस्प्यूट सॉल्व होंगे उस समय वो अपनी छोटी मोटी कोई फैक्ट्री लगा सकता है, छोटा मोटा कोई काम शुरू कर सकता है, कोई हथकरघे का काम शुरू कर सकता है और वो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होगी तो वो उसको रेखांकित किया जा सकता है। लेकिन समस्याएं इसमें ये भी आने वाली हैं कि जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं, उन ज्वाइंट फैमिलीज को ऐसा ना हो कि ये विखंडन ज्वाइंट फैमिलीज को विखंडित कर दे और ऐसा भी ना हो कि ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से जो एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसी के नाम प्रॉपर्टी चढ़ जाए और बाकी को बाहर हो जाए और वो मुकदमे ही लड़ता घूमे, तो परिवारों में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस में हाथ डाला है तो मुझे लगता है एक कंप्लीट सोल्यूशन की तरह इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे देश के सामने आने वाली है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।